सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कहानी है नैना। धर्मेंद्र रोज सुबह तैयार होकर दुकान जाता, दिन भर मन लगाकर काम करता और रात को लौटकर खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। स्वयं को उसने पूरी तरह से काम में झोंक दिया था। मम्मी से न पापा से किसी से कोई बातें नहीं होती थी उसकी। जो बातें कार्य से संबंधित हों और बहुत ही आवश्यक हों, केवल वही बातें करता। यही दिनचर्या चल रही थी कुछ दिनों से। धर्मेंद्र को इतना उदास और दुखी देखकर भगवान दास और सुषमा दोनों बहुत दुखी रहने लगे। उनको ऐसा लगता था कि कुछ ही दिनों में अपना बेटा पराया हो गया है। एक ही छत के नीचे तीनों परायों सा रहने लगे हैं। धर्मेंद्र के मन में पीड़ा का बोझ इतना बढ़ गया था कि धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ने लगा। एक तो काम का बोझ, ऊपर से दिलो दिमाग पर सदा तनाव रहता। रात भर नींद आंखों से कोसों दूर रहती। नींद आती भी तो कैसे, जब भी आंखें बंद करता नैना का भोला सा चेहरा उसके सामने आ जाता और उसकी उदास आंखें देखकर हृदय की पीड़ा और बढ़ जाती। मन घबरा जाता यह सोचकर कि कहीं हमारी शादी ना हो पाई तो नैना बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। क्या समाज उसे चैन से जीने देगा? क्या उसे ताने नहीं मारेंगे सब लोग? उसकी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। हमारे सपने तो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। सब लोग हमारी प्यार की कहानी जानते हैं। क्या कोई लड़का आकर उसका हाथ पकड़ेगा? सब कुछ सोचकर डर के मारे वह सिहर उठता और आंखों से नींद उड़ जाती। एक दिन रात का भोजन करते समय भगवान दास और सुषमा की नजर धर्मेंद्र पर पड़ी तो दोनों का दिल दहल उठा। धर्मेंद्र बहुत दुबला हो गया था और आंखों के नीचे जैसे किसी ने कालिख पोत दी हो। आंखें धसी हुई थी अंदर और आंखों में ऐसी उदासी जैसे कि एक तपती हुई रेगिस्तान में दूर दूर तक एक बूंद पानी न होने से किसी प्यार से की आंखों में एक अजीब सी उदासी फैली होती है। वह भी प्यार का प्यासा था, परंतु दूर दूर तक प्यार की एक बूंद भी उसे नजर नहीं आ रही थी। धर्मेंद्र उठकर चला गया तो सुषमा ने कहा, आपने धर्मेंद्र की हालत देखी है? क्या बना लिया है उसने अपना हाल? अगर यही हाल रहा तो वह बहुत बीमार हो जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए। आप उसे समझाइए और उससे कुछ बात करिए। सुषमा रोने लगी। मुझसे भी उसकी हालत और देखी नहीं जाती। कितना प्यारा था हमारा बेटा और कैसा हो गया है आजकल। दुकान में भी मुझसे कोई बातें नहीं करता, बस अपने काम में लगा रहता है। साथ रहकर भी दोनों अजनबी की तरह रहते हैं। मुझे अपना वही पुराना बेटा वापस चाहिए सुषमा, वही हंसता हुआ चेहरा और मस्ती में रहने वाला बेटा। हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, समाज में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मैं अपने बेटे को खो नहीं सकता। मुझे पहले उसके सुख के लिए सोचना पड़ेगा, बाद में समाज के लिए सोच लूंगा। आखिर मैं उसका पिता हूँ। हम दोनों कल उससे बात करेंगे। भगवान दास की आंखों की कोरें भीगी हुई थी। अगले दिन धर्मेंद्र का छोटा भाई शिवेंद्र स्कूल से आया और गुस्से में अपना बैग पटकते हुए रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? शिवेंद्र ने कहा, मम्मी, भैया के कारण आज मुझे भी अपमानित होना पड़ा अपने स्कूल में। क्यों, क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, वह चिमन लाल अंकल का बेटा है ना, निर्भय। उसने मुझसे सबके सामने चिढ़ाते हुए कहा, पता है तुम लोग कैसे हो। तुम्हारा भाई तो एक बाई की लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करेगा। यह बात सच है क्या मम्मी? शिवेंद्र ने अपनी माँ से सवाल किया। माँ क्या जवाब देगी समझ में नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा सा सकुचाते कहा, नहीं बेटा, वह झूठ बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मम्मी, कुछ तो बात है, मुझे बताओ, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो किसी ने कुछ कहा तो पटखनी देकर आऊंगा। मेरा भाई कुछ भी करे, इससे उन लोगों को क्यों परेशानी है? रात को जब भैया आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा। शिवेंद्र ने गुस्सा होते हुए कहा, हाँ पूछ लेना, पर अभी हाथ मुंह धोकर खाना तो खा ले। माँ ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा। आज शिवेंद्र जाग रहा है। उसके दिलो दिमाग पर केवल एक ही बात छाई हुई है कि निर्भय ने मुझे ऐसा क्यों कहा। रोज तो भैया 10:30 बजे तक घर आ जाते हैं, पर आज आने में देर क्यों हो रही है? यह सोच सोचकर शिवेंद्र बहुत परेशान हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी रात हो,
आज मैं अपने सवाल का जवाब जानकर ही सोऊंगा। मेरे भाई के बारे में कोई इस तरह से बातें करे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। धर्मेंद्र के घर में घुसते ही सवाल दाग दिया शिवेंद्र ने। भैया, आज आप देर से क्यों आ रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। एक दो सवाल पूछना है आपसे। आता हूँ, हाथ मुंह धोकर खाना खाकर तुम्हारे पास ही थोड़ा सा इंतजार करो। शिवेंद्र को बेताब होते हुए देखकर धर्मेंद्र ने कहा। खाना खाकर धर्मेंद्र शिवेंद्र के कमरे में आकर बैठ गया और शिवेंद्र के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए पूछा, लो आ गया, अब बोलो क्या पूछना है? भैया, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? नहीं, नहीं डांटेंगे, निडर होकर पूछो। भैया, वह चिमन लाल अंकल का बेटा है ना निर्भय, वह मेरी क्लास में ही पढ़ता है। हम लोग आज खेल रहे थे तो किसी बात पर थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो उसने मुझे सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा, पता है तेरा भाई कैसा है, एक बाई की लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। क्या यह सच है भैया? शिवेंद्र ने डरते डरते कहा, तू अब बड़ा हो रहा है, 12वीं में पढ़ता है, तुझे सब कुछ जान लेना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है। यह सच है कि मैं सुमित्रा आंटी की बेटी नैना से प्यार करता हूँ, पर वह बहुत अच्छी लड़की है। तुझे कोई ऐतराज है? नहीं भैया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वह तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ये तो काम भी बहुत अच्छे से करती है और मेरी हर चीज़ का ध्यान रखती है और मुझे बहुत प्यार करती है। सच में बहुत अच्छी लड़की है। मेरी भाभी बन जाएगी तब तो मज़े ही मज़े हैं, सारा काम उन्हीं से करवाऊंगा। शिवेंद्र खुश होकर हंसने लगा। बहुत शैतान हो गया है तू शिवेंद्र, मतलब निकालने में एकदम उस्ताद। आने दे तेरी भाभी को, उससे कह दूंगा ये शैतान ज़्यादा परेशान करे तो इससे कान पकड़कर उठक बैठक करवाना। चल तू अब सो जा, कल फिर स्कूल जाना है और इन सब फालतू बातों में ध्यान मत दिया कर और किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, कहकर धर्मेंद्र गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चला गया। एक दिन धर्मेंद्र स्कूटर से दुकान पर जा रहा था तो रास्ते में सुमित्रा बाई दिख गई। उसने अचानक अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सुमित्रा बाई ने पीछे मुड़कर देखा, फिर आगे जाने लगी। धर्मेंद्र ने पीछे से आवाज़ लगाई, सुमित्रा आंटी, 1 मिनट रुकिए तो सही। मुझसे इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं आप? पहले सारी बात जान लीजिए, उसके बाद नाराज़ हुई। सुमित्रा बाई रुक गई और मन ही मन सोचने लगी, सच ही तो कह रहे हैं धर्मेंद्र साहब, इनसे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई और ना उन्होंने मुझे कुछ कहा, फिर मैं क्यों उनसे नाराज़ हूँ। कैसी हैं आंटी आप, और घर में सब कैसे हैं? बहुत दिनों से काम पर भी नहीं आई और कोई खबर भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया है जो आप काम पर नहीं आ रही हैं? और नैना कैसी है? वह भी नहीं दिखी मुझे बहुत दिनों से। धर्मेंद्र मन ही मन तड़प रहा था। उसकी तड़प उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रही थी। अच्छे हैं साहब हम लोग। आप कैसे हैं? आपको पता नहीं है क्या कि आपके पापा ने हमें काम पर आने से मना कर दिया है, इसलिए काम पर नहीं आ रहे हैं। सुमित्रा बाई ने दुखी होते हुए कहा। उसकी आंखों में अश्रु छलक आए। और क्या कहा पापा ने? आंटी सच सच बताना, आपके आंसू बता रहे हैं कि पापा ने आपको बहुत कुछ कहा है। रहने दो साहब, हमें और दुखी मत करो। हमारी नैना की तो हालत ही खराब है, बेचारी न कुछ खाती है न पीती है न कुछ बोलती है, चुपचाप बैठकर आंसू बहाती रहती है। उसकी हालत देखी नहीं जाती हमसे। हमने क्या गलत किया है जो हमें इतनी सज़ा मिल रही है? मेरा काम छूट गया, आस पड़ोस में काम मांगने गई तो सबने मना कर दिया। सब कहने लगे हमने आपको बिगाड़ दिया है। आपके पापा ने भी यही कहा कि मैंने आपको बिगाड़ दिया है। सुमित्रा बाई की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और अपने पल्लू से आंसू पोंछे जा रही थी। आंटी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। पापा की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपके घर भी नहीं आ पाया क्योंकि घर में बहुत लड़ाई चल रही है, पर मैं किसी के आगे झुकने वाला नहीं। मैं नैना से प्यार करता हूँ और शादी नैना से ही करूँगा। मैं नैना से मिलने आऊँगा, आप मना मत करना। आप अपना और नैना का ध्यान रखना, कहकर धर्मेंद्र गाड़ी स्टार्ट कर दुकान की ओर निकल गया। पीछे से
सुमित्रा बाई एकटक उसे निहार रही थी और सोच रही थी कि धर्मेंद्र साहब कितने अच्छे हैं, कितनी दया है उनमें गरीबों के प्रति। दुनिया में अगर सब लोग इतने अच्छे हो जाएं तो इतनी परेशानियां क्यों हों। और सुमित्रा बाई ने बोझिल मन से धीरे धीरे आगे की ओर कदम बढ़ाया। धर्मेंद्र को घर की ओर आते देखकर सुमित्रा बाई और नैना दोनों सहम गए। पता नहीं आज क्या बात है। फिर धर्मेंद्र साहब आ गए। फिर से कहीं कुछ मुसीबत ना आन पड़े, सोचकर दोनों डर रहे थे। कोई है घर में? मैंने कहा कोई है घर में? दरवाजे के पास जाकर धर्मेंद्र ने धीरे से आवाज लगाई। सुमित्रा बाई बाहर निकल कर आई और कहा, आइए आइए साहब, आइए बैठिए। सुमित्रा बाई के घर की हालत देखकर धर्मेंद्र के मन में टीस सी उठी और आंखों की पलकें भीग गईं। ऐसा लग रहा था कि अभाव में हालत बहुत जर्जर हो गई है। कुर्सी पर बैठे हुए उसने पूछा, कैसे हैं सुमित्रा आंटी आप लोग? बहुत अच्छे हैं साहब, आप कैसे हैं? और बड़े साहब और मालकिन कैसी हैं? सुमित्रा बाई ने अपना फर्ज निभाते हुए पूछा। सब लोग अच्छे हैं। नैना दिखाई नहीं दे रही है, घर में नहीं है क्या? धर्मेंद्र के मन में नैना को देखने की बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसे ना देखकर उसने पूछ ही लिया, है रसोई घर में बैठी है, शायद कुछ बना रही है। सुमित्रा बाई ने बहाना बनाते हुए कहा, आंटी बुलाइए ना उसे, उसका हाल चाल भी पूछ लेते हैं, दो बातें कर लेते हैं। नैना रसोई घर में बैठकर सारी बातें सुन रही थी। बुलाने से पहले ही वह धीरे धीरे बाहर के कमरे में आकर खड़ी हो गई। उसका मन भी धर्मेंद्र को देखने के लिए तड़प रहा था। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ, पर आप लोग इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में मैं बहुत पराया हो गया हूँ। मैंने ऐसी क्या गलती की है? परिस्थिति ऐसी थी कि मैं आप लोगों की खबर नहीं ले सका, ना ही मिलने आ पाया हूँ। उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दें। धर्मेंद्र की बातों में तड़प थी। हमें शर्मिंदा मत करिए साहब, हमें पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। सुमित्रा बाई ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नैना तुम क्या समझती हो? जो भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती है क्या? धर्मेंद्र ने नैना से पूछा। मैं जानती हूँ आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी कोई गलती है। मुझे तो सपने आप ही ने दिखाए हैं, वरना इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत मैं कभी नहीं करती। सपने तो आपने दिखाए, पर अभी सजा मैं भुगत रही हूँ। कितनी पीड़ा और कितनी तड़प को अपने दिल में छुपाए मैं फिर रही हूँ। और इस वक्त जब आपका सहारा मुझे चाहिए तो आप भी मुझसे दूर हो गए हैं। सामने मेरी 12वीं की बोर्ड की परीक्षा है और मैं अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही हूँ। पढ़ने बैठती हूँ तो बार बार सारी बातें मेरे सामने आ जाती हैं। इस तरह से मैं अपना सपना और आपका सपना कैसे पूरा कर पाऊंगी? मेरी आस की नैया टूटकर बीच भंवर में डूब रही है। मुझे कहीं से कोई किनारा नहीं दिख रहा है। माझी बिन नैया का क्या होगा, इस बात को सोचकर ही मैं कांप जाती हूँ। आपके लिए मुझे बड़ी चिंता होती है। आप पर किसी तरह का कोई अन्याय हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए अपने आप को दोषी मान रही हूँ। अगर मैं उस समय न कर देती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। कुछ गलती तो मेरी भी है जो मैंने इतना बड़ा सपना देखने की जुर्रत की है, पर अब मैं क्या करूँ? पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मम्मी को अपमानित करके निकाल देना मुझे अच्छा नहीं लगा। यह सब मेरे कारण ही तो हुआ है। मन में इस बात का दुख है मुझे। नैना एक ही सांस में सारी बातें कह गई, पर उसके दिल की तरफ आंसू बन के नैनों से बह रहे थे। नैना तुम्हारे नैया माझी भी नहीं है और ना ही नैया को बीच भंवर में मैं डूबने दूंगा। हाँ, मैं जानता हूँ नैना की सपने मैंने तुम्हें दिखाए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी कोई गलती है। मैं अपने दिल के हाथों विवश था। जो हो चुका है उस बात को दोहराने में अब कोई लाभ नहीं है। आगे क्या किया जा सकता है यह सोचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं तुम लोगों से बात करने आया हूँ यहाँ पर। पीड़ा मेरे दिल में भी बहुत है नैना, पर मैं अपने जख्म कैसे दिखाऊं? कौन है मेरा जो दर्द समझेगा तुम्हारे सिवा? पर मैं हारा नहीं हूँ और हारूंगा भी नहीं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तभी मैं मजबूत होकर खड़ा रह सकता हूँ, वरना ये लड़ाई किस लिए, किसके लिए? पापा के व्यवहार के लिए। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग, मेरी विनती है। और नैना, सुमित्रा आंटी बता रही थी कि तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो और गुमसुम रहती हो। अपने दिल पर बोझ लिए मत घूमो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
अब अपना न सही, कम से कम अपनी माँ और छोटे भाई बहन के बारे में सोच लिया करो। अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी पढ़ाई ठीक से करो, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और हमारे सपने टूट कर बिखर जाएंगे। जमाना जीत जाएगा और हम हार के किसी अंधेरी गली में कहीं खो जाएंगे। ऐसी कितनी कहानियां हैं जो अंधेरी गलियों में खो जाती हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। हम मिसाल बन के दुनिया के सामने एक उदाहरण रख जाएंगे ताकि हमें कोई यह न कह सके कि नैना और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी की धार गलत दिशा में बह रही थी। धर्मेंद्र की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही समय में बहुत बड़ा एवं समझदार हो गया है। शायद वक्त ने सिखा दिया है। आप क्षमा मत मांगिए हमसे, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें पता है कि आप अच्छे हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं बिना डरे बिना कुछ सोचे अपनी पढ़ाई में मन लगाऊंगी। यह आपसे मेरा वादा रहा। परीक्षा फल अच्छा प्राप्त करना है, स्वयं के लिए एवं आपके लिए। नैना के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट खिल उठी। आंटी बुरा मत मानिएगा, कुछ रुपए दे रहा हूँ, रख लीजिए, यह सोचकर कि आपका बेटा दे रहा है। वैसे भी जिस महीने आपने काम छोड़ा था उस महीने की तनख्वाह भी आपको नहीं मिली थी। कोई बात नहीं साहब, हम तो अपना घर समझकर काम करते थे, इसकी जरूरत नहीं है। सुमित्रा बाई ने विनम्रता से कहा। मुझे पता है जरूरत है आप लोगों को। धर्मेंद्र ने सुमित्रा बाई के हाथ में थमा दिया। तो मैं अब चलता हूँ। आंटी, नैना, बाद में मिलूंगा, तुम लोग अपना ध्यान रखना, कहकर धर्मेंद्र बाहर निकल गया। आज उसका संपूर्ण व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जीवन की इस लड़ाई में नैना का साथ पाकर वह बहुत भाग्यशाली समझ रहा था स्वयं को।